गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाभिकीय तथा रेडियो रसायन में अगला टॉपिक लेते हैं हम आज, जो है समस्थानिकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप या समस्थानिक क्या होते हैं आप सब जानते हैं। समस्थानिक का अर्थ होता है समान स्थान वाले। तो आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जिन तत्वों को एक ही स्थान मिला है, समान स्थान मिला है, उसे हम कहेंगे समस्थानिक। आवर्त सारणी में समान स्थान पर कौन रहते हैं? वो तत्व जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एटम्स को, तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जगह दी गई है। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है। डिफरेंस कहाँ होता है? मास नंबर में। तो सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, इसका मतलब इन तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं और तत्व भी वही है, केवल मास नंबर का, उनके भार में थोड़ा फर्क आता है। तो ये हुए समस्थानिक या आइसोटोप्स। किस तरह से हम उनकी पहचान करते हैं उसके लिए यहाँ दिखाया हुआ है एक मास स्पेक्ट्रोस्कोप, जो कि एस्टन द्वारा विकसित किया गया। इसमें सबसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं कि विसर्जन नली है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या करती है? यहाँ पर जो तत्व हैं, जो एटम्स हैं, उनका आयोनाइजेशन होता है, आयनीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो तत्व बचता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो इस विसर्जन नली से निकलते हैं। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि S1 S2 जो हैं दो स्लिट्स हैं। स्लिट्स का काम क्या होता है कि जो किरणें निकल रही हैं उनको एक बीम या एक बैंड के रूप में आगे भेजे। तो ये जो स्लिट्स हैं, इससे जो धनात्मक किरणें हमको मिली हैं विसर्जन नली से, वो एक नैरो बैंड के रूप में आगे जाती हैं। आगे इनको मिलता है एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो किस एंड की तरफ मुड़ेंगे? ऋणात्मक जो प्लेट है, जो नेगेटिव प्लेट है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उधर मुड़ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो कितना बेंड होते हैं, वो कितना मुड़ते हैं, उनका विक्षेप कितना है, वो डिपेंड करता है कि इन कणों का मास कितना है। जितना भारी होगा उतना विक्षेप कम होगा, उस पर आवेश कितना है, और उन कणों की गति कितनी है, उनका वेग कितना है। धीमी गति वाले होंगे तो वो ज़्यादा मुड़ेंगे, उनका विक्षेपण ज़्यादा होगा, और जो तेज़ गति वाले हैं वो कम विक्षेपित होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है विक्षेप का कोण। अब जब विक्षेपित होते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि दोबारा से ये डायाफ्राम से गुजर रहे हैं और उससे निकलकर एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब चुंबकीय क्षेत्र से निकलने के बाद फिर से इनका विक्षेपण होता है, फिर से ये बेंड होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ भी विक्षेपण जो है उनकी गति, उनके द्रव्यमान, आवेश पर निर्भर करेगा। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों फील्ड्स की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो इस तरह से बैलेंस की जाती है कि जिन कणों का EM रेशो एक जैसा है वो विक्षेपण के बाद एक ही पॉइंट पर मिले। इसके बाद आप देख रहे हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट है, तो वहाँ पर वो सभी कण जिनका EM रेशो सेम है वो एक ही बिंदु, जैसे यहाँ A दिखा रखा है, इस पर जाकर मिलते हैं। तो स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, कि सेम EM रेशो वाले सेम पॉइंट पर जाकर मिले। तो अगर
जो किरणें आई हैं, धनात्मक किरणें, उनमें अगर अलग अलग EM रेशो वाले कण हैं तो वो अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर मिलेंगे। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको अलग अलग जगह लाइंस जो हैं वो दिखेंगी। अब उन लाइंस की या उन पॉइंट्स की पोजीशन क्या है फोटोग्राफिक प्लेट पर, उससे हमें उनके द्रव्यमान का पता चल जाता है, उनके मास का पता चलता है। तो ये कैलिब्रेटेड होता है। जो मास स्पेक्ट्रम हमको मिलता है नीचे एक्स एक्सिस पर, उसमें मास लिखा रहता है और लाइंस की या बिंदु की जो पोजीशन है उससे उसके नीचे हम देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका मास या EM रेशो जो है वो इतना है। इस तरह से जब नियोन गैस का स्पेक्ट्रम लिया गया तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं और उनका जो उनकी जो इंटेंसिटी थी, इन लाइंस की इंटेंसिटी, उसका अनुपात था 9:1। तो लाइंस की पोजीशन हमको मास नंबर बताती है और लाइंस की इंटेंसिटी हमको ये बताती है कि जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका जो अबंडेंस है वो, या उनका जो परसेंट है वो कितना है। जैसे नियोन में हमको 2 आइसोटोप्स मिले, यानी 2 लाइंस मिली और उनकी इंटेंसिटी का रेशो था 9:1। तो इससे ये पता चलता है कि जो मास नंबर 20 वाला नियोन है वो मास नंबर 22 वाले नियोन की तुलना में 9 गुना है उसकी अबंडेंस। तो इससे हम जो औसत परमाणु भार है वो भी निकाल सकते हैं। जो हम परमाणु भार देखते हैं एटम्स का, वो एक्चुअली औसत परमाणु भार होता है। तो नियोन का जो 20 मास नंबर वाला आइसोटोप है उसकी अबंडेंस है 9 और 22 वाले की है 1। तो हम इसका औसत अणुभार परमाणु भार निकाल सकते हैं 20 × 9 + 22 × 1। इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो औसत परमाणु भार नियोन का आता है 20.2। तो इस तरह से मास स्पेक्ट्रम से हम पता लगा सकते हैं कि किसी तत्व के कितने समस्थानिक हैं। अगर सिंगल लाइन मिल रही है इसका मतलब एक ही आइसोटोप है, और अगर एक से ज़्यादा मिल रही हैं तो हमें पता चलता है कि 2 या 3 या कितने आइसोटोप्स हैं, और साथ ही साथ उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है वो भी हमें लाइंस की इंटेंसिटी से पता चल जाती है। थैंक यू।